अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद वलीद, योर फिज़िक्स कोर्स इंस्ट्रक्टर। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने एम डी कैट ई कैट फिज़िक्स में पूछे जाने वाला एक अच्छा चैप्टर, मेच्योर चैप्टर, जिसका नाम है डीसी सर्किट। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अलावा करंट की क्या टाइप्स हैं, डीसी सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, क्या नहीं आते, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। तो मैं तमाम टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के समझ में आ जाएं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है करंट। व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए ज़रा करंट को समझते हैं। देखिए भाई, करंट का सिंपल सा मतलब कुछ ये है कि ये अगरचे हमारे पास एक वायर है, एक कंडक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वायर है, इट्स अ पीस ऑफ वायर। ठीक है, और इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? एटम मौजूद है। ऑलराइट। अब आपने इन तमाम के तमाम एटम्स को क्या दिया? एक एनर्जी दी। अच्छा, जो अब आप एनर्जी देंगे वो किस फॉर्म में देंगे? वोल्टेज की फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इन एटम्स को एक एनर्जी दी, एक वर्क डन किया वोल्टेज की फॉर्म में, और नतीजे में ये जो एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास मूव करेंगे। क्यों? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, ये एक हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। सो इसके मोशन से या मूवमेंट से जो क्वांटिटी पैदा होती है वो कहलाती है हमारे पास करंट। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंपल सी अगर डेफिनेशन समझें कि करंट की डेफिनेशन क्या है, तो करंट की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मोशन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस अक्रॉस द कंडक्टर। अक्रॉस द व्हाट? अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में हमारे पास वायर आ जाता है। दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, so the motion of electron ये charges across the conductor in unit time, in unit time। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चार्जेस का मोशन का जो रेट है एक टाइम के अंदर, ये क्या क्रिएट करेगा? कॉल्ड दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, और सिंपल सी आपके पास जो डेफिनेशन होती है, जो बिल्कुल बुकिश डेफिनेशन है, वो बुकिश डेफिनेशन ये है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम। ठीक है। अच्छा, अब अगर से आप दोनों डेफिनेशन को देखें तो दोनों डेफिनेशन में एक ही मतलब है। दोनों डेफिनेशन में चार्जेस का फ्लो की बात की जा रही है, मोशन की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की बात की जा रही है। सो दैट विल प्रोड्यूस अ करंट। ऑलराइट। अच्छा, अब हम कुछ की पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, जो आपके पास करंट है उसका सिंबल होगा आई। मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स को ये वाली बात बता दूं कि देखिए, करंट हमें मिलेगा तब जब आप एनर्जी देंगे उस कंडक्टर को, उन चार्जेस को। बगैर एनर्जी दिए हुए आपको कभी भी करंट नहीं मिल सकता। तो ये पॉइंट अपने जहन में ये रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके पास की पॉइंट में लिख रहा हूँ करंट के हवाले से कि इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसकी इक्विवेलेंसी है कि 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 सेकंड के अंदर अगर 1 कूलम चार्ज ने मूव किया, तो इसका मतलब क्या है कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हुआ? 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, सो इट मीन्स अ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू इट। ठीक है, ये आपके पास एसआई यूनिट कहलाती है, एम्पेयर। एम्पेयर इज अ एसआई यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास करंट की इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, वो क्या होगी? आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू डेल क्यू ओवर डेल टी। ठीक है। अच्छा, और अगरचे आप इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखें तो आप ये जो डेल्टा है इसको आप डी क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सारे तरीके हैं करंट की इक्वेशन को लिखने के। हाँ,
फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन बनाना चाहें, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन बनाना चाहें, तो इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन में फिर ये डेल का साइन हट जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी स्टूडेंट्स? इक्वेशन बनेगी आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। ठीक है, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट का एक अदद फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स के अंदर समझा हुआ है कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज नेचर का होता है, जिसका फॉर्मूला होता है एन टाइम्स ऑफ ई। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस, और ई का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो अगर हम इसकी वैल्यू पेस्ट करवाते हैं सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ ई अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक मैं की पॉइंट, ये एक पंच लाइन, देखिए मैं हर चैप्टर के अंदर एक कोई ना कोई पंच लाइन देता हूँ, रखता हूँ। तो यहाँ पे भी एक पंच लाइन है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट खास की पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि एक वायर है उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। तो आइए इसको ज़रा समझते हैं कि व्हाट वुड बी द व्हाट वुड बी द व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस कह सकते हैं, मसला नहीं है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ सेकेंड, पास थ्रू अ कंडक्टर, पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, when 1 ampere of current is flows, when 1 ampere of current फ्लोज। तो देखें यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ये मिल रहा है कि जब 1 एम्पियर का करंट पास होगा तो बताइए कितने नंबर ऑफ चार्जेस ने मूव किया होगा। तो आपने नंबर ऑफ चार्जेस मालूम करना है। ठीक है, तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करें, एन इज आई इज इक्वल्स टू एन ई ओवर टी। अगर हम उसको थोड़ा सा सब्जेक्ट बनाएं एन के लिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा एन का आई टी ओवर ई। अब जो मेरे पास आई का की वैल्यू है 1 एम्पियर गिवन है, टाइम की वैल्यू आपके पास 1 सेकेंड गिवन है, और हमारे पास डिनोमिनेटर में ई की वैल्यू है 6.25 टेन टू द पावर, सॉरी माय बैड, जो आपके पास ई की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय टेन टू द पावर -19। ये एलिमेंट्री चार्ज है। अगर आप 1 को 1.6 से डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आएगा 0.625, 10 टू पावर 19 ऊपर चला आ जाएगा। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें सो इट बिकम्स 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की मोशन नज़र आती है हमें? 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर करंट चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ चार्जेस पे एक अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब हम अगली चीज़ की तरफ अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कुछ बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग करंट को थोड़ा समझें कि डिपेंड ऑन द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट डिपेंड ऑन द पोलैरिटी, या डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ चार्जेस, या डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल्स, तो बहुत सारी हमें कैटेगरी मिल जाएंगी। तो हम अच्छे तरीके से कैटेगराइज करते हैं, करंट को समझते हैं। देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट डिपेंड ऑन द, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट होते हैं। और अगर हम करंट को कैटेगराइज करें तो हमारे पास करंट की दो कैटेगरीज आती हैं, डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी। ठीक है, तो आई डिपेंड ऑन द टर्मिनल्स, डिपेंड्स ऑन द टर्मिनल्स। तो हम लोग करंट को कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स में, टू टाइप्स में। एक हमारे पास कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और एक कहलाता है हमारे पास डायरेक्ट करंट। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अपने किसी चैप्टर में, और इसके अलावा हमारे पास है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि टर्मिनल से मुराद है क्या। देखें, मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन पहले भी आप लोगों से डिस्कस की हुई है कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें कंटिन्यूअसली पोलैरिटीज़ में चेंज आता है। ठीक है, पोलैरिटी में चेंज आता है। लेट सपोज अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन आप लोगों से दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ, मसला नहीं है। तो देखें, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो हमारे पास पोलैरिटी होती हैं,
उनके टर्मिनल्स जो होते हैं उनकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं, तो 1 सेकंड में ये वाला जो हिस्सा है, मतलब जो लेफ्ट वाला रीजन है वो पॉजिटिव है और राइट वाला रीजन नेगेटिव है, सो दैट मीन्स करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है। लेकिन अगले ही लम्हे जो आपके पास पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। अब आपके पास जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, सो इट बिकम्स लाइक दिस। ठीक है। सो दैट मीन्स कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो हमारे पास सोर्स सोर्स जो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स ऑफ सोर्स, ये लिख सकते हैं द टर्मिनल्स ऑफ सोर्स reverse, the terminal of source reverse at each second। हर 1 सेकंड के अंदर हमारे पास क्या होगा, पोलैरिटी, या ये कह सकते हैं टर्मिनल्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अच्छा, हम लोगों ने वैसे भी ऑल्टरनेटिंग करंट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे यही चीज़ पढ़ी है कि जो एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो डायरेक्शन चेंज करता है। तो डायरेक्शन चेंज करने से मुराद क्या है? डायरेक्शन चेंज करने का मतलब यही है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, फिर वहां से दूसरे टर्मिनल पे मूव कर रहे हैं। सो दैट इज वाई कि करंट की इंटेंसिटी चेंज हो रही होती है, तब्दील हो रही होती है। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो गालिबा अब आपको चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर यही है कि व्हेन द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट हो गया द पोलैरिटी of terminals of AC source changes. The polarity of terminals of AC source changes at each second। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की एक अदर डेफिनेशन है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत मुश्किल है। आपने इसको अपने जहन में याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास बनेगी डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट की बहुत इजी डेफिनेशन है। मतलब अब जिसने इसको समझ लिया ऑल्टरनेटिंग करंट को, तो वो डायरेक्ट करंट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। ठीक है। तो डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन आपके पास यही है कि एक ऐसा करंट जिसमें कंटिन्यूसली क्या होता है, करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो सकती, बल्कि एक यूनिट डायरेक्शन में आपको करंट मिलता है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट करंट सोर्स की, तो उसमें हमारे पास जो पोलैरिटी है वो फिक्स रहती है, पोलैरिटी फिक्स रहती है, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में उनका फ्लो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट एक नीचे लिख देते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा था ऑल्टरनेटिंग करंट में, टर्मिनल्स ऑफ डीसी सोर्स, टर्मिनल्स ऑफ डीसी सोर्स, यहाँ पे एसी सोर्स लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं टर्मिनल्स ऑफ डीसी सोर्स इज फिक्स्ड। ठीक है, ये है बात सारी। अच्छा, और डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ। द करंट whose direction does not change, whose direction does not change, एक ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। द करंट whose डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम पर उसकी हमें डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है। एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड रिमेन सेम। ठीक है। अब हमें ऊपर नज़र आ रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर मुसलसल वेरिएशन एक आ रही है, लेकिन डायरेक्ट करंट के अंदर इंटेंसिटी में एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और पोलैरिटी या टर्मिनल्स का जो डीसी सोर्स है, और उसके जो पोलैरिटी होती है, जो टर्मिनल्स होते हैं, उसकी जो साइन कन्वेंशंस हैं वो फिक्स रहती हैं। प्लस प्लस में ही रहेगा, माइनस माइनस में ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हमारे पास अगले टाइप्स के ऊपर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ करंट डिपेंड ऑन द charges, types of current depend on the depend on the nature of charges। तो देखिए,
तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि अब जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं करंट को, अब जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं करंट को, वो आपके पास हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं नेचर ऑफ चार्जेस के ऊपर। ठीक है, कि अगर हम लोग चार्जेस को देखें या चार्जेस को कंसिडर करें तो अब हमारे पास करंट की दो टाइप्स होंगी। सबसे पहले हमारे पास कहलाता है एक कन्वेंशनल करंट, एक कहलाएगा कन्वेंशनल करंट, बहुत इजी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है कन्वेंशनल करंट की। और दूसरा कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो एक काम करते हैं, वन बाय वन करके समझ लेते हैं ताकि चीज़ मिक्स ना हो। तो देखें, कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि एक ऐसा करंट जिसमें हमें पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो मिले पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है, मोशन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स। तो ये बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है कन्वेंशनल करंट का। ठीक है, सो दैट इज अ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट सवाल ये करता है कि सर ये तो बताएं कि पॉजिटिव चार्जेस आए कहाँ से। तो देखिए, मैं आपको एक वाली बात बताऊं। बात दरअसल यहाँ पे ये है कि ये जो हमारे पास एटम है कंडक्टर में, लेट सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये हमारे पास एक एटम है। अब अगर इस एटम को हमने एक एनर्जी दी और एनर्जी देने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो मामलात ये हैं कि ये पूरा एटम अब इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जा तो आगे रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल बात समझें, कि इलेक्ट्रॉन जा तो आगे रहे होंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा होगा तो उसको महसूस होगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव आयन्स हैं, वो अपोजिट जा रहे हैं। ये वही बात है कि अगरचे आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं, आपने बाहर एक दरख्त को देखा, तो विद रिस्पेक्ट टू यू विद रिस्पेक्ट टू यू आप अपने रिस्पेक्ट से देख रहे हैं कि दरख्त पीछे जा रहा है, जबकि दरख्त पीछे नहीं जा रहा, आप आगे जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट हमें कन्वेंशनल करंट नजर आता है, या ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट हमें वो पॉजिटिव आयन्स की मूवमेंट महसूस होती है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। सो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन द मोशन ऑफ दैट पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। गालिबन अब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी मेरे स्टूडेंट्स को, ऐसा ही है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है, तो हम लोगों ने कन्वेंशनल करंट के अंदर यहाँ पे ये वाली बात सीखी, कन्वेंशनल करंट के अंदर ये वाली बात सीखी है कि जो मोशन है पॉजिटिव चार्जेस के फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अच्छा, हमने ये वाली बात भी डिस्कस कर ली कि भाई इसमें जो चार्जेस का फ्लो होता है, इसमें जो चार्जेस का फ्लो होता है वो चार्जेस का फ्लो होता कैसे। इसमें बेसिकली जो चार्जेस का फ्लो है वो इस तरीके से होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही एटम में से निकलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम में से निकलते हैं तो नतीजे में आपके पास वो जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन में। अब पॉजिटिव आयन हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट मूव करेगा, क्यों, कैसे? बिकॉज जैसे ही अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप गाड़ी के अंदर हैं और गाड़ी के अंदर अगरचे आप आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपके रिस्पेक्ट से कहाँ जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा। ठीक है, आपके रिस्पेक्ट से पीछे जा रहा होगा, तो यही लाइकवाइज इसमें यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है, तो उसको महसूस होगा कि जो आयॉन्स हैं, जो पॉजिटिव आयॉन्स हैं, वो जा रहे हैं किसके अगेंस्ट, वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अगेंस्ट पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है, कहाँ से कहाँ पर, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, ये कहलाता है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब हमारे पास बात यहाँ पे आती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट आपके पास बिल्कुल इसका ये समझ लें कि अपोजिट कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन ये है, द ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस से मुराद आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज कॉल्ड
इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन है। अच्छा, याद रखिएगा कि करंट का मतलब होता है वैसे यही है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। याद रखिएगा कि करंट में कभी भी हम लोग पॉजिटिव को कंसिडर करते ही नहीं, तभी हम इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनल मतलब पुराना कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर चीज़ें जब डिस्कवर्ड हो गई तो पता चला कि भाई करंट तो एक्चुअली के अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस बात को भी अपने ध्यान में याद रखिएगा। अब मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक अदद मैं पिक्चर यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे देता हूँ, ताकि ज़रा आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने फिर दोबारा से ये एक शो कर रहा हूँ। अब आप अगर इस पिक्चर को देखें तो आपको यहाँ पे एक चीज़, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे ये है कि देखें, कन्वेंशनल करंट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से कहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे ही ना स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर हमारे पास फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, फ्लो ऑफ negative charges from negative terminal to the positive terminal. So that is the main difference between the conventional and electronic current। ये आपके पास पिक्टोरियल व्यू है, जिससे आपको नजर आ रहा है कि कन्वेंशनल करंट आपके पास फ्लो होता है पॉजिटिव चार्जेस का, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉनिक करंट इसका अपोजिट है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगरचे चार्जेस का मोशन हो रही है। सो दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक अब हम स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास है, व्हाट इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट का अगर हम लोग वैसे समझें आम अल्फाज के अंदर, तो देखें ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि मोशन अगेंस्ट, ठीक है, मोशन अगेंस्ट। अगर आपके पास कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, द वेलोसिटी पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, द वेलोसिटी possessed by the electrons, by the electrons opposite to the electric field, opposite to the direction of electric field। तो देखिए ना, अब आप यहाँ पे एक गौर करें, गौरतलब बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि एक ड्रिफ्टिंग पैदा होगी, एक रेजिस्टेंस पैदा होगी। मतलब रेजिस्टेंस होते हुए इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, रेजिस्टेंस के होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो वो वेलोसिटी उनके अंदर जो होगी उसको हम क्या नाम देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो उसके की पॉइंट्स हैं, वो कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, मतलब वैल्यू क्या होती है। तो देखें, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो अमूमन तौर पे लेते हैं 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप लिख सकते हैं 0.001 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है बेसिकली हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक ऑर्डर। और अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हमारे पास होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आई इज इक्वल्स टू एन ए वी ई, या क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो v है, ये हमारे पास बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारे पास n है, n बेसिकली हमारे पास कहलाएगा चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, चार्ज डेंसिटी, कि कितने वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या मौजूद हैं, दैट इज चार्ज डेंसिटी, जिसकी यूनिट होगी क्यूबिक मीटर इनवर्स, ठीक है। और जो हमारे पास ए है, दैट इज द एरिया, आई आपके पास करंट है, और क्यू आपके पास है चार्ज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर हम लोग एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लें ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपके साथ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, तो उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह ताला आपको वो भी समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अलग करें तो फॉर्मूला यही बनेगा, आई अपॉन एन ए क्यू, ठीक है।
फिर अगर आप गौर तलब बात यहाँ पे देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वही है जो भी मैंने आपको ऊपर दिया, कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दैट मीन्स कि जो यहाँ पे टर्मिनल होगा वो होगा पॉजिटिव और यहाँ पे टर्मिनल होगा नेगेटिव। ठीक है, तो तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखें यहाँ पे इन्होंने सर्किल भी किया हुआ है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट मूव कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट when the electron just move against the direction of electric field, so the velocity possessed by the electron, that velocity is called drift velocity। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आगे जो हमारे पास जो टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वो बहुत ही मशहूर टॉपिक है, जो कि हो सकता है आप लोगों को पता हो, ओम्स लॉ। ये हमारे पास नया टॉपिक है ओम्स लॉ। आइए इसको समझते हैं, व्हाट इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए बच्चों, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ बेसिकली हमारे पास एक लॉ है जो कि हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बिटवीन, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बिटवीन। इज दैट ओके? तो जो हमारे पास ओम्स लॉ है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ये हमारे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है ओम्स लॉ की। अच्छा, अब ओम्स लॉ क्या हमें फरमाता है? ओम्स लॉ ये फरमाता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली रिलेटेड, अच्छा, या हम ये कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वोल्टेज। ठीक है, और उसको पूरा जुमला भी सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, और वोल्टेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट। अब ये जो मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी है ना, ये अकॉर्डिंग टू लिखी हुई है ए लेवल्स, मतलब जब ए लेवल वाला बच्चा पढ़ेगा ना, तो वो उसके बोर्ड के अंदर कुछ ये बताया जाता है, और जो हमारा सिंध बोर्ड वाला बच्चा है उसके बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, दोनों मतलब एक ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जिस चीज़ को फॉलो करेंगे वो ये है, करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वोल्टेज। ठीक है, अच्छा जी, खैर, तो आगे कुछ मामला देखते हैं। अच्छा, ये ओम्स लॉ है, इसका एक की पॉइंट बता दूं कि जो हमेशा ओम्स लॉ अप्लाई होता है ओमिक कंडक्टर्स के ऊपर, इट अप्लाइज ओनली ऑन द, इट अप्लाइज ओनली ऑन द ओमिक कंडक्टर्स, ऑन द ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इट अप्लाइज ओनली ऑन द ओमिक कंडक्टर्स। एक तो बात ये हो गई। अब ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? वो सिंपल सी बात है कि वो जो कि ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करें। ठीक है, वो कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करें, वो तमाम के तमाम कंडक्टर्स क्या कहलाते हैं? ओमिक कंडक्टर्स। उसकी मिसाल क्या होती है हम आगे चल के ग्राफ्स के अंदर समझते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो लॉ है, मैं इस लॉ को अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने, ये लॉ तब सेटिस्फाई करेगा जब हमारे पास कुछ कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी, व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर कांस्टेंट, व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर कांस्टेंट, कुछ कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, तब जाके हमारे पास ये लॉ सेटिस्फाई होगा, व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस और कांस्टेंट। अब अच्छा सवाल करता है, सर वलीद ये तो बताएं कि व्हाट आर द एक्सटर्नल कंडीशंस व्हिच नीड्स टू बी कांस्टेंट टू सेटिस्फाई ओम्स लॉ। तो आइए जरा वो कंडीशंस पढ़ लेते हैं, कंडीशंस व्हिच नीड्स टू बी कांस्टेंट टू सेटिस्फाई ओम्स लॉ। देखें, सबसे पहली कंडीशंस तो ये है, सबसे पहली कंडीशन ये है, रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट। सबसे पहली कंडीशन तो ये आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अगली कंडीशन आपके पास ये है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जो हमारे पास वायर है, उसका जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। द कंडक्टर, द कंडक्टर हैज अ यूनिफॉर्म मटेरियल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कंडक्टर है उसका मटेरियल अंदर से यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने
मार्केट से जाके परचेज किया एक कॉपर वायर, और अंदर कॉपर वायर भी है और सिल्वर वायर मिक्स हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर तो ये ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर से हम लोग मैथमेटिकली देखें, तो मैथमेटिकली हम लोग किस तरीके से इस इक्वेशन को या इस लॉ को लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। रिलेशनशिप का साइन रिमूव करते हैं, कांस्टेंट आता है। ठीक है, मैं अभी कांस्टेंट का नाम भी बताऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। फिलहाल जो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है उसको हम नाम देंगे के। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के, तो आए जरा यहाँ पे मैं लिख दूं, के कहलाता है कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये क्या कहलाता है बच्चों? कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब बच्चे कहते हैं सर इसका ये भी तो बताएं मतलब क्या है। तो भाई इसका मतलब ये है द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू पास द चार्जेस। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास कंडक्टेंस का मतलब है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कंडक्टर लिखा हुआ है पूरा याद रखिएगा। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू पास द चार्जेस दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब यूनिट क्या होती है इसकी ये भी देख लेते हैं, कोई मुश्किल यूनिट नहीं है। आपके पास के की जो यूनिट है वो यूनिट होती है मो, MHO, मो, या साइमन, या ओहम इनवर्स। ये कुछ आपके पास के की यूनिट्स होती हैं, और जो के है हमारे पास, के बराबर होता है 1/r के। इस बात को अपने जहन में तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसमें के की वैल्यू पेश करवाएं, पुट वैल्यू ऑफ के, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 की शक्ल क्या बनी हमारे पास? इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट I is equals to 1/r इंटू वी। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक अदद फॉर्मूला बन गया, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है किसका? ओम्स लॉ का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास ओम्स लॉ इक्वेशन बन गई जो कि आपको नजर आ रही है, V इज इक्वल्स टू IR, जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, समझी भी होगी। अच्छा, अब अगर चाहे हम ग्राफ प्लॉट करें, आर का मतलब मैं समझाऊंगा आपको, अभी फिलहाल नहीं। अभी फिलहाल हम लोग पहले ओम्स लॉ को पूरा डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। देखिए भाई, ओम्स लॉ के बहुत सारे ग्राफ हैं, कुछ रिलेटेड टू ओम्स लॉ हैं और कुछ रिलेटेड नहीं है ओम्स लॉ के, लेकिन हम उससे रिलेट तो कर सकते हैं ना, कि जो नहीं है वो भी तो पता होना चाहिए। अब लेट सपोज आप लोगों के पास ओमिक कंडक्टर की बात करें, तो ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो कि ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो करंट भी बढ़ता है। तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा हमेशा, वो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज, और ग्राफ हमेशा देखिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है, ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ठीक है, अब बच्चे सवाल करते हैं सर ओमिक कंडक्टर की मिसाल दे दें, तो देखिए हमारे पास एक कॉपर वायर हो गया, सिल्वर वायर हो गया, ठीक है, फिक्स रजिस्टर हो गया, फिक्स रजिस्टर। तो वो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे ओमिक कंडक्टर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स को देखते हैं। जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वो बेसिकली ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, विच कैन नॉट सेटिस्फाई द ओम्स लॉ। अच्छा, इसमें बहुत सारी मिसालें आ जाती हैं। हमारे पास एक ये कह लें कि सेमी कंडक्टर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्मिस्टर भी आ जाता है। क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास LDR भी आ जाता है। LDR स्टैंड्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं नॉन ओमिक रजिस्टर में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टंगस्टन फिलामेंट बल्ब, टंगस्टन टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। ये सब के सब आपके पास क्या है? मेटल हैं, लेकिन ये ओमिक कंडक्टर्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बाकी सारे कंडक्टर्स की, मतलब अगर मैं टंगस्टन फिलामेंट की बात करूं, फॉर टंगस्टन
फिलामेंट। तो देखिए टंगस्टन फिलामेंट के अंदर कुछ मामलात ये होंगे कि उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, लाइक दिस। अब आप एक चीज नोटिस करें कि इस ग्राफ के अंदर ये वाला जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये वाला रीजन देखें कि स्ट्रेट जाने के बजाय आपके पास कर्व लाइन आ गई। इसका मतलब क्या है कि टंक्शन टंक्शन फिलामेंट सेटिस्फाई पूरा नहीं कर पा रहा किसको, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर नहीं पा रहा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ग्राफ है जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, और इंशाल्लाह ताला हम उसको भी कभी ना कभी स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, लाइक दिस। कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रेट ग्रेडियंट नहीं आ रहा, मतलब कोई कांस्टेंट ग्रेडियंट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ आपके पास कुछ ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलें अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस ग्राफ का ग्रेडियंट कैलकुलेट करें, द ग्रेडियंट ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज इज कंडक्टेंस। देखें, अगर आपके पास अगर आपके पास ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज हो, वाई एक्सिस के ऊपर करंट हो, तो ऑब्वियसली करंट को अगर आप वोल्टेज से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर के ही आएगा ना। तो ये है बात सारी। करंट को वोल्टेज से डिवाइड करवाने पर हमारे पास कंडक्टेंस आएगा, वोल्टेज को करंट से डिवाइड करने पर हमारे पास रेजिस्टेंस आता है। लेकिन याद रखिएगा कि करंट और वोल्टेज में, करंट अगर आपके पास वाई एक्सिस पे और वोल्टेज एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ग्रेडियंट से कभी भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा, रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, आर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स ने अपने ज़हन में याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज आर, क्या मतलब है आर का। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आर रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस हेयर, आर रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस का मतलब होता है क्या है, द ऑपोजिशन, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, बाय द व्हाट, बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ चार्जेस, इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टर है वो चार्जेस को चलाता भी है और चार्जेस को रोकता भी है। तो जो रोकने की जो सलाहियत है ना उसको हम नाम देंगे रेजिस्टेंस। तो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं यूनिट के ऊपर, यूनिट के ऊपर कुछ बात करते हैं। यूनिट आपके पास होती है इसकी ओहम, और उसका सिंबल आप कुछ ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, 1 ओम किसके इक्विवेलेंट है, 1 ओम इक्विवेलेंट है 1 वोल्ट पर एम्पेयर। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वायर को आप, एक कंडक्टर को आप 1 एम्पेयर का करंट दे रहे हैं, और उसके कॉर्नर्स के ऊपर 1 वोल्टेज या एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यूनिट हो गई रेजिस्टेंस की। इसके ये जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट इज आवर न्यू टॉपिक, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस कैन डिपेंड। तो टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स ने कुछ बातें याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर। ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर। मैं की पॉइंट लिख रहा हूँ, की पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर दूं। रेजिस्टेंस मेनली डिपेंड्स ऑन द, मेनली डिपेंड्स ऑन द, डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास जो सबसे पहला फैक्टर है, ऑब्वियसली सबसे पहला फैक्टर हम लोग डिस्कस करने लगे, वो आपके पास है लेंथ, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगरचे जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, उतनी ही ज़्यादा वो कोलाइड करेगा दूसरे एटम से, दूसरे आयन से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से। सो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर लेंथ L1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो इसकी रेजिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, ये रेजिस्टेंस है R1। और जो दूसरा हमारे पास वायर है, उसकी लेंथ थोड़ी सी हम लोग बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी R2, ठीक है। और इसकी लेंथ ऑब्वियसली हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा लग रही है, सो दैट इज़ L2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने कंक्लूड क्या किया है, हमने कंक्लूड किया ये किया कि इफ़ इंक्रीज द लेंथ, इफ़ वी increase the length, so the resistance will also be increased. If we increase the length, so the length, so resistance will be increased. So resistance will be इंक्रीज्ड, ठीक है। मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया है कि पीछे रीज़न क्या है, कि लेंथ बढ़ने से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, और जितने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, सो अफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगी, ठीक है। सो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये आपके पास रिलेशन बन गया पहला, ठीक है स्टूडेंट्स। आए ज़रा अब हम लोग दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारे पास ये दूसरा फैक्टर आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लेट सपोज आपके पास ये एक वायर है, यहाँ पर उसका एरिया, जो आपको उसका डायमीटर नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली उसका एक सर्टेन एरिया होगा। ये एरिया A1 है, और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई चौड़ा तार यूज़ करें, या देखें या अपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग में एक चौड़ा तार यूज़ करें जिसका एरिया हमारे पास A2 है, तो उसकी रेजिस्टेंस होगी R2। अब हमें ये देखना है कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखें, ये हमारे पास एक तार है, पतला तार, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मूव करना है। अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल से इधर से उधर मूव करेंगे, लेकिन जो हमारे पास एक चौड़ा तार है, उसमें आराम से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली, कंपैरेटिव टू द थिनर वायर, मूव कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि जो हमारे पास एरिया, जैसे ही हम बढ़ाएंगे, जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे एरिया को, तो फौरन से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सो दैट मीन्स रेजिस्टेंस का ताल्लुक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या है, इनवर्सली। सो if we increase the if we increase the cross sectional area of conductor, cross sectional area of conductor, so resistance will be decreased. So resistance of conductor will be decrease, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे, तो रिलेशनशिप हमारे पास बनेगा इनवर्स रिलेशन। सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, दैट इज रिलेशनशिप नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। मजीद और आगे आते हैं, जो हमारे पास तीसरा फैक्टर है वो है हमारे पास नेचर ऑफ मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ कंडक्टर। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात बता दूं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, बल्कि बुरी बात है। तो लेट सपोज अगर से हमारे पास बहुत अच्छी बेटर क्वालिटी का तार है, बेटर या गुड क्वालिटी हमारे पास है एक कंडक्टर की, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। सो इट हैज़ द लेस रेजिस्टेंस, और उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, इट हैज़ मोर कंडक्टेंस, ठीक है। लेकिन अगरचे हमारे पास कोई बहुत ही ख़राब क्वालिटी का तार है, ठीक है, बिल्कुल पुअर क्वालिटी का, तो बात यह है कि ऑब्वियसली उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन सही से चल नहीं सकेंगे, लार्ज रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। लार्ज रेजिस्टेंस होगी, और लार्ज रेजिस्टेंस से मुराद क्या है, कि लेस कंडक्टेंस होगी, ठीक है। तो इस बात को भी अपने जहन में तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ऊपर के दो रिलेशंस बने हुए हैं, अगर हम इन दोनों रिलेशंस को आपस में कंबाइन करें, कंबाइनिंग रिलेशंस, कंबाइनिंग रिलेशंस वन टू कंबाइनिंग रिलेशंस वन एंड टू, तो जैसे ही हम दो रिलेशंस को कंबाइन करेंगे,
तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बनना चाहिए, आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर एरिया। रिलेशनशिप का साइन रिमूव करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। अब जो कांस्टेंट है यहाँ पर आ रहा है रॉ। अब सवाल ये रेज होता है कि रॉ क्या चीज़ है। देखिए भाई, हमारे पास ये जो रॉ है ये कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो एक काम करते हैं, बराबर में यहाँ पे जरा एक क्लाउड बना के रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रॉ। तो बेसिकली इसको बोलेंगे इट इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। अब सवाल ये है कि भाई ये इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। तो डेफिनेशन ये हो सकती है, इट इज अ रेजिस्टेंस इन यूनिट वॉल्यूम, इट इज अ रेजिस्टेंस इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितनी रुकावट है मौजूद, तो दैट इज द रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स किसके ऊपर करती है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टू पैरामीटर्स, इट डिपेंड्स only on temperature of conductor and nature of conductor, बस नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर हम ये बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट है उसको ज़रा यहाँ पे हाईलाइट करके लिख लेते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनटू मीटर। क्या यूनिट होती है स्टूडेंट्स, ओम इनटू मीटर। और ये जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, अगर हम इसका इन्वर्स ले लें, अगर हम इसका इन्वर्स ले लें तो हमारे पास आता है कंडक्टिविटी। क्या चीज़ आ जाती है बच्चों, कंडक्टिविटी आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बेहतर करके लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस इस तरफ लिख देते हैं ताकि पूरा प्रॉपर हमारे पास नाम आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें। ये हमारे पास कंडक्टिविटी होती है, ये ऑब्वियसली आ सकता है। नो वन बेटर नोस कि क्या चीज़ वो कि दे दें, तो बेहतर ये है कि हम सभी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है। इसका इन्वर्स लेते हैं तो क्या चीज़ आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके पास आपके उसमें भी है, क्या नाम है, एमडी कोर्स के अंदर ये टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है। अब इस थोड़े से फॉर्मूले की अगर हम लोग मॉडिफिकेशन करें, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद इसकी कुछ शक्ल चेंज हो सकती है। लेट सपोज अगर से हमारे पास एक वायर है, अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वायर है, ये वायर गोल है, जब हम उसको काटेंगे तो हमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गोल नजर आएगा, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल यूज कर सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू द 4 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, नॉट 4 पाई, इट्स पाई आर स्क्वायर। दैट इज एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ये फॉर्मूले में रखेंगे, सो आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक और कंक्लूजन बन सकता है, और कंक्लूजन यहाँ पे ये बन सकता है कि रेजिस्टेंस का ताल्लुक रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर टर्म। सो दैट मीन्स कि अगर हम रेडियस को डबल कर रहे हैं तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगी, इस बात को याद रखिए। इसके अलावा ये वाली बात हम लोग जानते हैं कि रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2 के। तो हम लोग यहाँ पर इसको भी शफल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डी का मतलब डायमीटर है और आर का मतलब हमारे पास रेडियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें। तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू प्लेस करवा सकते हैं। सो आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर पाई डी ओवर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मजीद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास रॉ एल ओवर पाई डी स्क्वायर ओवर 4। 4 चला गया हमारे पास ऊपर, 4 रॉ एल ओवर पाई इंटू डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है और इसमें भी रेजिस्टेंस का ताल्लुक डायमीटर के साथ वही है जो हमने रेडियस का देखा था। अच्छा, अब कुछ मुझे पंच लाइन्स बतानी है इस रेजिस्टेंस से रिलेटेड। आए इसको ज़रा समझते हैं, कुछ पंच लाइन्स, कुछ की पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, ज़रूरी हैं बिकॉज पेपर में आ सकती हैं। भाई देखें, सबसे पहला की पॉइंट ये है कि इफ द वायर इज स्ट्रेच, इफ द वायर इज स्ट्रेच, द वायर इज स्ट्रेच,
so that its length becomes double, so that its length becomes double, so रेजिस्टेंस विल बी। तो बताइए रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर चे वायर की लेंथ डबल होती है तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात बताता चलूं कि अगर लेंथ डबल करने का जिक्र है लेकिन वायर को स्ट्रेच किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ही तो यही है, स्ट्रेच किया है। और हाँ वायर, जो हमारे पास वायर है उसको आपने डबल भी कर दिया, ठीक है, आपने उसको डबल भी कर दिया। आज आपने वायर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? अब स्टूडेंट्स जवाब देता है कि सर लेंथ डबल हो गई, लेंथ डबल हो गई, रेजिस्टेंस डबल हो गई, लेंथ डबल होने से रेजिस्टेंस डबल हो गई है। तो भाई ये तो उसने, मतलब स्टूडेंट ने तो बिल्कुल गलत आंसर दे दिया। आप लोग यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के लेंथ डबल हो रही है, बिल्कुल सवाल में बिल्कुल बोला गया है, लेकिन आप स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप स्ट्रेच करते हैं तो तमाम स्टूडेंट्स ने कुछ बातों का खास ख्याल रखना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला होता चला जाएगा। अब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपने स्ट्रेच के वर्ड से याद रखना है कि इफ द लेंथ इज डबल बाय स्ट्रेचिंग द वायर सो द एरिया बिकम्स हाफ। अब स्टूडेंट कहते हैं सर हाफ ही क्यों, वन थर्ड भी हो सकता था। तो भाई देखें ना, लेंथ डबल हो गई तो एरिया वन हाफ हो गया, पतला हो गया वन हाफ। अगर लेंथ थ्री टाइम्स इंक्रीज होती है तो एरिया वन थर्ड हो जाता। बात में आ रही है? तो इस तरीके से याद रखना है आपने। और लेंथ आपके पास क्या हो गई है, लेंथ तो वैसे ही डबल हो गई है। तो आए अब रेजिस्टेंस के ऊपर गौर करते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया रॉ एल प्राइम ओवर एरिया प्राइम। अब एल प्राइम की वैल्यू हमें नजर आ रही है 12, और जो एरिया प्राइम की वैल्यू है वो है हमारे पास 1/2 एरिया। अगर हम ट्वाइस को पढ़ लेके जाएं तो ये 2 × 2 क्या बच गया, रॉ एल ओवर ए। और जो रॉ एल ओवर ए है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जो हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो तमाम स्टूडेंट्स ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारे पास 4 गुना इंक्रीज हो जाएगी। की पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट्स ने की पॉइंट नंबर 2 भी देखना है। की पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगरचे लेंथ डबल हो जाए, if we if we doubles the length of wire, so resistance will be, तो भाई आप लोग अब यहाँ पे देखें कि अब रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अब तार को खींचा नहीं जा रहा, अगर आप देखें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि तार को खींचा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि सिंपल सा वो रिलेशनशिप यूज करेंगे कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ डबल हो गई तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज आर इज इक्वल्स टू 2R, फाइनल रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट कहता है सर ये अलग अलग आंसर क्यों है? तो देखिए ना, सवाल का पूछने का तरीका अलग अलग है, तो आंसर भी हमारे पास बेटा डिफरेंट होंगे ना, सेम आंसर थोड़ी आएगा। तो दैट इज द व्हाट वी कैन से, दैट इज द मैजिक ऑफ साइंस, दैट इज द मैजिक ऑफ फिजिक्स, कि क्वेश्चन चेंज करने से आंसर पे भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा अगला हमारे पास टॉपिक है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर ऑन रेजिस्टेंस। कि बताइए अगर चाहिए हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आए इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। भाई कॉन्सेप्ट सिंपल है, क्लियर्ड है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर्ड है कि ये हमारे पास एक अदद वायर है, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेट सपोज किसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ये कंडक्टर है, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यहाँ पे जो वर्ड है ना वो यही है कि यहाँ पे कंडक्टर का जिक्र है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अगर आप यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो नतीजे में होगा ये कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चल रहे हैं, पहले बिल्कुल मतलब चल रहे थे, एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये इधर उधर बहुत ज़्यादा टकराएंगे, दीवार से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे।
दीवारों से टकराएंगे और नतीजे में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो दैट मीन्स आपने यहाँ से सीखना ये है कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, so the collision would of the electron will automatically be increased, and if the collision is increased so automatically the resistance will also be increased। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके बारे में लिख देता हूँ। by increasing the temperature of a conductor by increasing the temperature of conductor, the collision of charges with each other with each other and with ions and with the walls of conductor increases or automatically, so it will increase the resistance also, so it will increase the resistance also। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि ज़रूरी है आप लोगों का समझना, पढ़ना। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, अगरचे मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, अगर मैं बात करूं, देखिए हमें पंच लाइन भी तो लिखनी है फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता बच्चों, सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास ये होता है, सेमीकंडक्टर में हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, उल्टा कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, increasing the temperature, I want to rephrase my word, increasing the temperature will decrease the resistance। लेकिन ये स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है इस क्लाउड के अंदर। फिलहाल हम लोग क्लाउड के अंदर नहीं है, क्लाउड के बाहर हैं, हम तो की पॉइंट्स पढ़ रहे थे तो हमने ये देख लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो कि ज़रूरी है उसको पढ़ना। उसमें एक फॉर्मूला आता है कि अगर हम रेजिस्टेंस में चेंज लेकर आए कंडक्टर की, तो फॉर्मूला आपके पास बनता है अल्फा R1 delta T। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा? अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यूनिट क्या होती है? यूनिट इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, इसको याद रखें। अच्छा, अल्फा को अगर हम लोग ड्राइव करें या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा आर अपॉन R1 delta T। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा निकालने का एक अदद फॉर्मूला भी है कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, सो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि जिस एलिमेंट का अल्फा ज़्यादा होगा उसमें टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा, बिकॉज रिलेशनशिप आप चेक करें इनवर्स है। एक तो बात ये हो गई, एक तो बात ये है। अगली बात पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? बिकॉज हम लोग जनरल बात कर रहे हैं अभी। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, फॉर कंडक्टर, तो कंडक्टर में जितने भी कंडक्टर्स हैं दुनिया में, तो अल्फा की वैल्यू हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव लेने का मकसद क्या है? अल्फा पॉजिटिव लेने का मकसद ये है, अल्फा पॉजिटिव लेने का मकसद ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। ये है पॉजिटिव अल्फा का मतलब। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर या
फॉर मतलब डिफरेंट, अगर हम मेटल्स की बात करें जो कि सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हैं, थर्मिस्टर की बात करें तो वो भी इसमें आ जाएगा, थर्मिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्मिस्टर। तो ऐसे एलिमेंट्स के लिए अगरचे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस उल्टा कम हो जाएगी, सो दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू अब होगी नेगेटिव ऐसे सब्सटेंसेस के लिए। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सो द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो उन एलिमेंट्स का जो होता है क्या कह सकते हैं, अल्फा, वो नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बड़े काम की बातें हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर हम थोड़ा सा अपनी पहली वाली इक्वेशन जो हमने ऊपर बनाई थी उसको सॉल्व करें, तो डेल्टा आर को ओपन करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा R2 - R1 इज इक्वल टू एल्फा R1 डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का R1 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, फॉर्मूला बन जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 प्लस एल्फा R1 डेल्टा टी। इसको अगर आप लोग ओपन कर लें तो R1 कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी को खोल के लिखें सो T2 - T1। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एक फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा अगर हम मॉडिफिकेशन देख लें, तो अगर हम इनिशियल टेम्परेचर की बात करें, इफ इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले लें और R1 को हम R0 ले लें, R0 का मतलब है इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूले की शक्ल देखते हैं, फॉर्मूले की शक्ल क्या बनी। फॉर्मूले की शक्ल बन जाएगी R2 = R0 1 प्लस एल्फा, और जो T2 है उसको आप ले लें टी के बराबर, फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा टी। थोड़ा सा फॉर्मूला शॉर्ट हो गया। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिर आप लोगों ने अगरचे रेजिस्टेंस निकालनी है, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आपने रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। आप इसके अंदर इनिशियल रेजिस्टेंस डालें एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, और इसमें वैल्यू डालने के बाद अल्फा की वैल्यू डालेंगे, टेम्परेचर रखेंगे, सो डेफिनेटली आपके पास जो आंसर आएगा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट।